नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिला करे। हमारे साथ दूसरी खिड़की में आपको नजर आ रहे हैं द न्यूज पॉइंट के धीरेन्द्र पुंडीर साहब। पुंडीर सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार आपको भी अवनीश जी और तमाम प्रारब्ध के दर्शकों को भी जी। जी सर। सर जरा चलते हैं आज तमिलनाडु। तमिलनाडु भी चुनाव वाला प्रदेश है और तमिलनाडु में भी जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट चल रहे हैं, चाहे वो दीप जलाने के फैसले के बारे में हो और वहाँ की सरकार जिसका कि डीएनए में है, पॉलिटिकल डीएनए कह लीजिए या आइडियोलॉजिकल डीएनए कह लीजिए, उसके डीएनए में है हिंदुत्व विरोध। वो सनातन को डेंगू और मलेरिया कहते हैं, उसके संपूर्ण विनाश की बात करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे दर्शक होंगे, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि उन्हें ये पता नहीं होगा कि 25 जनवरी को तमिलनाडु में कौन सा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तमिलनाडु में भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी। और क्यों मनाया जाता है धीरेन्द्र सर बताएंगे। लेकिन हिंदी का विरोध, और जब हिंदी का विरोध है तो वो धीरे 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 चल के हिंदू और सनातन के विरोध तक आके ठहरता है। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने की भी एक साजिश है, जो सांस्कृतिक रूप से, और जिसको विपक्ष के नेता, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि साउथ को लोग ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, ज्यादा शरीफ होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं बनस्पत नॉर्थ के। ये पूरा मामला क्या है, और उसी के साथ तमिलनाडु में क्या अब एक दूसरे फ्लेवर की राजनीति वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी संस्कृति के जरिए एंट्री ले रही है। पुण्य सर, ओवर टू यू प्लीज। दरअसल ये कोई नया पैटर्न नहीं है, अगर हम ये कहें अवनीश जी, ये बहुत पहले से और खासतौर से तमिलनाडु में जब शुरुआत में जिस तरह से इंग्लिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले शुरुआती फोर्ट में थे वो, अगर आप उनके देखेंगे शुरुआती जो प्रेसिडेंसीज थी उनमें चेन्नई जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, और वहाँ उन लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिज्म का वो किया। उन्होंने पहले उनके साथ अपनी क्रिश्चियन मिशनरीज को, क्योंकि बेसिकली वो आए यहाँ भी बाइबल के साथ ही थे, जैसे दुनिया में आए तलवार और बाइबल साथ लेके आए और उन्होंने वो सब किया। तो उस दौरान वहाँ बहुत बड़े चेंजेज हुए, धर्मांतरण हुए, सब चीजें हुई, और उसके बाद एक खास किस्म की नफरत इस देश की मूल भावना के खिलाफ खड़ी की गई। तो वो तब से हुआ, और चूंकि आपको सबसे आसान तरीका है कि आपको भाषाई आधार पर बांटा जा सकता है, सबसे आसान तरीका होता है भाषाई आधार पर, रीजन पर, या आप उसको अपने कल्चर के नाम पर सब चीजें। और चूंकि तमिल भारत की वो मूल भाषाओं में से एक है जो हिंदी के साथ ही या संस्कृत के साथ ही बेसिकली विकसित होती रही है। तो वो शुरुआत में तो दोनों के बीच में उन्होंने जातीय विभेद ही कर दिया था कि साहब दोनों अलग अलग हैं, और फिर बाद में उसमें विल्सन जॉन्स से लेके तमाम इंग्लिश लोगों ने, और बाद में उनके जो मानस पुत्र थे उन लोगों ने, तब सबने ये कोशिश की कि वो ये देखें कि किसी तरह से इन सब को भाषाई तौर पर लेकर एक अलग राज्य की शुरुआत हुई। फिर उसमें शुरुआत में आपको मालूम, बहुत सारे दर्शकों को शायद मालूम नहीं होगा, शुरुआत में तमिल नाडु में इस तरह के आंदोलन की धमक भी बहुत दिखाई देती थी, जो वो एक अलग राष्ट्रीयता से अलग लेकर इस बात की मांग किया करते थे। और फिर वहीं से 1917 में जस्टिस पार्टी बनती है, फिर द्रविड़ कड़गम पार्टी बनती है, जो डीके, जिसके बाद में ये सब बनती हैं। रामासामी नायकर, जिसे आज वो लोग पेरियार के नाम से याद करते हैं, वो पूरी खुलेआम तौर पर भारतीय हिंदू प्रतीकों को, भगवान राम, माँ सीता और तमाम लक्ष्मण, उनको जूतों चप्पलों से पीटते हुए मूर्तियां वो तमाम जलाने का यही आंदोलन 30 से शुरू हुआ था। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इसको हिंदू विरोध से जोड़ दिया गया था, जबकि माँ भारती के अमर सपूत सुब्रमण्यम भारती हों या तमाम जो नेता थे उधर से, उन्हीं लोगों ने जबरदस्त तरीके से हिंदी आंदोलन के लिए
हिंदी के लिए बड़ी जबरदस्त वो की थी, और ये मालूम होना चाहिए 67-65 में हिंदी के मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी ताकत तमिलनाडु से मिलती थी। वहां बाकायदा इस तरह के सेंटर खोले गए थे, लेकिन उन लोगों को लगा कि राजनीति आसान है, तमिल अस्मिता और तमाम चीजों पर। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको शुरू में 2 4 10 लोग जुड़ते दिखेंगे, फिर वो कुछ और करते दिखेंगे, फिर और यहाँ तक कि आप इसको ऐसे भी देखिए कि एक मूर्ख आदमी जिसका मोटर माउथ जिसको बोलते हैं संजय राउत, वो ये कह रहा है कि भाई वो जो है पद्म से उनको दिया गया पद्म भूषण अपने कोश्यारी जी को, भगत सिंह कोश्यारी को, तो लोगों को किसी को कितनों को याद है कि कितनों को पद्म भूषण और विभूषण दिए जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी वहां कह रहा है कि इनको इसलिए दे जाना महाराष्ट्र का अपमान है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति शासन है, या वो चूंकि सरकार गिराई थी। वो इस तरह के मूर्ख और जूता खाने, मतलब जो लोग जबान और जूते में अंतर नहीं समझते, उस तरह के लोग ये हैं, तो ये मिलते हैं। ये शुरुआती राजनीति में इनका एक रोल होता है, बाद में इन्हीं लोगों के साथ, चूंकि वो अस्मिता के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं लगता था कि ये कहाँ जाएगा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आपने देखा ये कहाँ आ जाए, और उसी समय फिर बाद में ये प्रयोग हिंसक होते चले गए। 1965 के करीब वहां जो है बड़ा आंदोलन भी हुआ, हिंसक हुए ये आंदोलन, और हिंसक आंदोलन के दौरान चूंकि कुछ लोगों की जान गई, जिसमें से इन 2 लोगों को जिनके हम चेहरे देख रहे हैं, थुलुमुलु और एक और उनका नाम है, उन दोनों को उन्होंने, थुलामुलु और एक और के साथ उन्होंने ये सब किया कि उनको अब जिनके दोनों के ये हैं, तो उन सब में जैसे भाषाई आधार पर 1956 में ही श्री रामालू आंदोलन करके दे चुके थे, जिसके आधार पर फिर डिवीजन हुए, आमरण अनशन पे उनकी जान गई, और उसके बाद ही फिर ये भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दी गई। तो ये तमाम चीजें रही हैं इतिहास में, लेकिन तमिलनाडु की डीएमके ने उस बात को एक स्थायी आधार दे दिया था। करुणानिधि और तमाम लोगों ने भारत के जो मूल वो है उसके चरित्र के खिलाफ ही एक पैरेलल राजनीति खड़ी की, उसको वहां स्मृति के साथ जोड़ा और पूरी तरह सनातन विरोध किया। तो इसीलिए इस बार आपने देखा वो काले कपड़ों में है जिस तरह से, वो वहां का एक इस दिन के इसको एक त्योहार की तरह मनाते रहे, क्योंकि इससे राजनीति चलती है। आप देख रहे होंगे इससे उनकी राजनीति खड़ी होती है। और उन्होंने इस बार भी जो वो दिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान दिया, वो सीधे तौर पर किसी एक भाषा के तौर पर सीधा सीधा हमला ही कहा जा सकता है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषाई लोगों ने कभी इस तरह का कोई, मतलब कभी नहीं कहा कि आप मराठी छोड़ो, फला छोड़ो, या तुम्हारे थप्पड़ मारेंगे या कुछ मारेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिए इन्होंने थोपने के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जी, ये 2 पैराग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, इसमें अभी आपने जो अपनी बातचीत में एक बात कही कि कभी तो एक अलग देश की परिकल्पना की जाती थी, अलग तमिल देश की भी। तो आप देखिए अभी क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे क्या लिखा? उन्होंने कहा कि भाषा राज्य में हिंदी की कोई जगह नहीं है। भाषा शहीदों को शानदार श्रद्धांजलि दिवस, न तब, न अब और न ही कभी हिंदी की यहाँ कोई जगह होगी। इसके आगे आप देखिए सेकंड पैरा में उन्होंने ये भी कहा कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग भाषा आधारित राष्ट्रों के अधिकारों और पहचान की रक्षा की है। आप सोचें सर, ये तो साफ तौर पर ये राष्ट्र की परिकल्पना, ममता बनर्जी को ये करते हुए देखा जाता है, वो बंगाली अस्मिता के नाम पर बंगाल की, और राहुल गांधी तो कहते ही हैं कि राष्ट्र है ही नहीं है, ये राज्यों का समूह है। तो ये किस तरफ ले जा रही है इतने अटैकिंग, और वो भी तब जब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी राजनीति का दौर देख रहा है पिछले 2014 से भारत। देखिए सीधे तौर पर आपको मैं ये बताऊं कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये इसीलिए मैंने ये सब चीजें, क्योंकि ये भाषाई तौर पर हमेशा से ये कोशिशें रही हैं, ये इस तरह से परिवार कुछ पलते रहे हैं, और वो फिर बाद में उन पूरे राज्यों की, उन दिशाओं की, उन तमाम लोगों की, बहुत ही आने वाली नस्लों को किस तरह से भुगतना पड़ता है, ये आप बांग्लादेश में इसलिए प्रत्यक्ष देख सकते हैं क्योंकि ममता बनर्जी जिस राजनीति की आपने बात की, इसलिए जान लीजिए कि बांग्ला एक बाकायदा वहां भी भाषाई दिवस होता है, उस दिन भी शहीदों की वो जो है बाकायदा प्रतिमाएं वो की जाती हैं। और ये सब ढाका में जिस तरह से भाषा के विरोध में वहां, मतलब उर्दू थोपने के खिलाफ में बांग्ला ये है, और तमाम चीजों के साथ उन्होंने जो ये कहा था, उसके बाद वहां फायरिंग, और वो बाद में वो राष्ट्रों के जब वो टूटा, डिवीजन बना, जबकि ये लोग सीधे तौर पर एक लड़ाई थी, वो लड़ाई वहां पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की कौन राज करेगा इसकी थी।
क्योंकि अगर भाषा पे अगर कोई अंतर होता तो महज आप ये सोचिए कि 55 सालों में वो राष्ट्र ताश के पत्तों की तरह वो भाषा बिखर ना जाती। वहां अभी आप देखेंगे पूरी दुनिया में अरेबिक कंसेप्ट को पूरा मुसलमान आपके बराबर में बैठा हुआ भी घर के बराबर में, अब जो पहले पान वाला या चाय वाला या जो भी पंचर वाला जो भी था वो आपको, ये आपके साथ जो बैठा हुआ आईटी इंजीनियर होगा वो भी पहले मस्जिद बोलते बोलते अचानक वो मसाजिद कहने लगा होगा। आपको उसके मुंह से कभी मस्जिद नहीं निकल रही होगी। रमजान की अब आपको बधाइयां आने लगी। कभी अब जिस आदमी का बेचारे चाचा का रमजान नाम रखा हुआ था वो तो मर भी गया, दफना भी दिया गया, उसको पता ही नहीं चला उसका नाम अब रमादान हो गया, है ना। उसको तो बड़ा वो कब्र में से कैसे करेगा। तो ये सब चीजें, ये सब किसी ना किसी राजनीति का हिस्सा होती हैं। अभी बड़ा एक दिलचस्प हुआ था, हरनाथ सिंह यादव जो है राज्यसभा सांसद बीजेपी के थे, संघ के कार्यकर्ता, तो उन्होंने एक दिन प्राइवेट निजी मेंबर बिल रखा और उसमें उन्होंने कहा कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है वो बदली जानी चाहिए। और उसने कहा कि हम हिंदी की मांग नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी भाषा कोई भी भारतीय हो, हम लोग तमिल सीखेंगे और हम तमिल चाहते हैं। और जानते हो वो इतने खुश थे, मुझे फिर फोन किया, क्योंकि मैं भाषाई तौर पर बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी देशी भाषा, चाहे वो कन्नडिगा हो चाहे वो अंडमान की कोई भाषा हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो भारतीय भाषाओं में काम हो, बाकी जो हो सब जो अंग्रेजी सीखते हैं वो सीखेंगे, उसमें क्या है। तो लेकिन वो भारतीय भाषा होगी, भारत को आत्मा को अंतरात्मा को अच्छे से समझेगी। तो हुआ क्या कि वो उन्होंने बताया कि अगले दिन तमिलनाडु की एक महिला सांसद बाकायदा घर आई और उन्होंने उनका सम्मान किया, वो जो पहनाते हैं बहुत अंग वस्त्रम और वो सब दे के सम्मान किया। तो मैंने यही कहा कि उस समय भी ये जो हिंदी के लिए अड़ रहे होंगे वो लोग भी इस देश की आत्मा को शायद समझने की बजाय अपने निजी उस पर होंगे, नहीं तो वो आसानी से संविधान सभा में कहते नहीं चाहिए भाई हमको हिंदी, भाई हमको नहीं चाहिए, हमने तो अब इंग्लिश भी सीख ली, हमारे बच्चे जर्मन भी सीख रहे, फ्रेंच भी सीख रहे, जहां नौकरी मिल रही है उस भाषा को सीख रहे। भाषा एक माध्यम है, लेकिन आपकी भाषा संस्कृति की वाहक भी होती है जो मूल भाषा होती है। तो लिहाजा आप जो है भाषाओं को दो स्तर पर देखते हैं। यहाँ ये लोग इस तरह से अपनी राजनीति का वाहक इसको बना के हमेशा संस्कृति के खिलाफ खड़े करते रहे। अगर आप उस वक्त ये कह देते हाँ तमिल होगी तो आप विरोध बताइए, तब वो कुछ और तरीका ढूंढते, क्योंकि उनका विरोध भाषा को लेके नहीं है, क्योंकि वहां अगर आप देखेंगे उनकी भाषाई शब्दों में भी बहुत सारी चीजें तो भाई देश का हिस्सा है ना। ये बात कोई इनके कहने से या इनके आने से थोड़ी खड़ी हो गई। आज जो बांग्लादेश में मर रहे हैं वो जोगिंदर नाथ मंडल के बयानों पर यकीन करके ही तो रुके होंगे। जो सियालकोट में या लाहौर में जो रह गए थे वो उन्हीं नेताओं के बयानों पर तो रह गए होंगे कि देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, तो उनकी लाश तो यहाँ रह गई, उनके खानदान आज तक लाशों में है। और इनके खानदान जिनकी बंटवारे लाशों पे होने होते वो देश को फिर ये राय दे रहे हैं कि बंटवारे की कहानी होनी चाहिए। तुषार गांधी टाइप लोग जो है, क्योंकि वो उस बात का जितना डिविडेंड है वो ले रहे हैं। भाई आपको हमेशा बिजनेसमैन हो या कोई आदमी हो, साल के आखिर में ये समझता है कि मुझे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैसा गुजरा साल। लेकिन एक अकेला देश ये है जो ये कभी सोचता ही नहीं कि मेरी जिंदगी कैसी गुजरी, इतिहास में कैसी गुजरी, मुझे क्या फैसले लेने हैं। वो निरंतर इस तरह के परिवारों के चंगुल में रहता है। और ये चूंकि स्टालिन के पास इस वक्त चूंकि बात मौजूदा पे आई, ऐसे तो बहुत कई दिन तक बहस हो सकती है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिटिक्स में वहां उस परिवार को अब करप्शन का पर्याय मान लिया गया। धीरे धीरे ये आज से 10 साल पहले 5 साल पहले बहुत इजी था उनके लिए। हालांकि वो एक जैसे दिया फड़फड़ाता है जाने से पहले, बुझने से पहले जोर से चमकता है, उस तरह की राजनीति इन परिवारों की है। और उसी लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह कि वो पुराना जो है हिंदी विरोध के नाम पर, हिंदुओं के विरोध के नाम पर किसी भी तरह से वो कुछ भी करें, दीपाथून पे हिंदू मंदिरों को ना जलने दें, उनके दियों को ना जलने दें। और चूंकि वहां क्रिप्टो क्रिश्चियंस बहुत जबरदस्त तरीके से फैले हुए हैं, चूंकि क्रिप्टो ये कोई किसी के लिए लगेगा भाई हम क्या शब्द कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की तरह, नहीं। क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो है एक क्रिश्चियन कंसेप्ट ही है, वो कोई ऐसा नहीं है। रोमन सम्राट के समय ही उन लोगों ने बाकायदा रोमन में तब्दील हुए, लेकिन खुद क्रिश्चियन अंदर से रहे। जब सम्राट ने कहा या तो आपको छोड़ के जाना होगा या आपको कन्वर्ट होना होगा, तो उन्होंने कहा साहब हम वो तुरंत रोमन वापस मूल जो धर्म था उसमें गए और अंदर से वो क्रिश्चियन रहे, उन्होंने कस्में खाई, उन्हीं को क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ बहुत दिखेगा।
तो वो क्या करते हैं, वो आप देखें कन्वर्जन से लेके तमाम चीजों पे कर रहे हैं, तो वो उनका एक ही मकसद है किसी भी तरह सनातन। चूंकि देखिए एक बात मानिए आप, जहां जहां डेमोग्राफी बदल रही है, लोग इसको कई बार मैं देखता हूं मेरे उस पर भी आ जाते हैं कि कल मैं देख रहा था किसी ने लिखा कि धीरेन्द्र पुंडीर जी जब आप उसमें थे तो सेकुलर होते थे, जब चैनल में थे, जैसे ही उतारे आपके अंदर का कट्टर हिंदू जाग गया और इसका मतलब आपने एक चोला पहना हुआ था। मैंने उसमें मैं सिर्फ यही उसको कह रहा था कि भाई कट्टर हिंदू और कोई हिंदू होने की बात ही नहीं है और किसी सेकुलरिज्म की बात ही नहीं है। हम लोग कोई भी चीज कितना ही रट के आ जाएं, अगर हमको भागना नहीं आता और वहां पिटाई हो रही है, लाठी बज रही है, तो फिर आप वहां उसको वेद की ऋचाएं सुनाते रहो और लाठी तो बजेगी। तो इसीलिए भागना भी आना चाहिए। तो हमने कहा कि आप ये बताइए, जहां भागने आने का मतलब समाज को समझना उस वक्त की जरूरत क्या है। आप ये सोचिए कि जहां डेमोग्राफी बदल रही है अवनीश जी, वहां ऐसा क्यों है कि डेमोग्राफी बदल रही है तो देश के टूटने की मांग बढ़ रही है? ऐसा क्यों है भाई? आपको कुछ ना कुछ अंतर्निहित वो जो है शक्ति होती है। इस देश की शक्ति सनातन है, एकमात्र। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ कोई दूसरे धर्म को मैं लेके कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंतर्निहित शक्ति, जैसे आपका शरीर मेरा शरीर, हम बोल रहे हैं अभी भी, लेकिन ब्रेन ये तय कर रहा है हमारे शब्दों का क्रम क्या होगा, हमारी भाषा कैसे होगी, हमारा विचार विनिमय क्या होगा, ये सब ब्रेन तय कर रहा है। इसी तरह से राष्ट्र की भी एक अंतर्निहित शक्ति होती है और इस राष्ट्र की शक्ति आज से नहीं, विष्णु पुराण से लेके तमाम दुनिया के किसी भी हम लोगों ने, जब लोगों ने राष्ट्र होना सोचा होगा, तब हमारे उससे हजारों साल पहले पूर्वज ये बता चुके कि ये जो यहाँ से दक्षिण के समुद्र से और उत्तर भारत के महान हिमालय तक, इधर पठारों से लेके यहां तक, ये भारत है और इसकी संतति भारत है, भारतीय इसकी संतति है। विष्णु पुराण से लेके ये सब चीजें हैं, बड़ा अद्भुत सा है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि अलग हम नहीं जा रहे, लेकिन चूंकि बात इस तरह की आपने पूछी है, आप ये सोच के देखिए कि ये कंसेप्ट कब आया। मैं ढूंढ रहा था, आप हंसेंगे कि ये इसमें नहीं, मैं एक बार ये ढूंढ रहा था कि कन्याकुमारी नाम कैसे आया। भाई महाभारत, वो हमारे सारे कंसेप्ट जो चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो आख्यानों में हो, चाहे जिसमें भी हो, आप देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि वो है भी, हिमवान की कन्या पार्वती है बेटी, तो फिर वो उनकी शादी भगवान शिव से होनी है, तो शिव तो यहाँ है, वो तो कैलाश में तपस्या कर रहे हैं, तो वो वहां क्यों आया? तो मैं लिटरली उस नाम को ढूंढ रहा था, जिसको उस समय पहले कुमारी अंतरीप करके भी कहा गया, कुमारी अंतरीप यानी वो द्वीप। और आप ये सोचेंगे ये कंसेप्ट ये आज तो हजारों साल पहले, 2500 साल पहले की जो लिटरेचर्स है उसमें भी ये आता है कि वहां वो तपस्या कर रही थी और उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए वहां तपस्या की। आप ये सोच के देखिए, अब आप ऐसे सोचिए, इस देश के मैप को देखिएगा, उधर शीर्ष पर नगाधिराज है मुकुट की तरह, और उधर नीचे बिल्कुल कॉर्नर पर एक कुमार वो है कन्याकुमारी, रामेश्वरम। आप ये सोच के देखिए दोनों के बीच में कितना अद्भुत समन्वय, संबंध और वो बनाया गया है कि दक्षिण में बैठी एक कुमारी इसलिए तपस्या कर रही है, वहां तपस्या कर रही है क्योंकि उनको जो पर्वतों पे, जो शिखर पर बैठे भगवान शिव हैं, उनका वर्ण करना है। तो दक्षिण और उत्तर का इससे अद्भुत समन्वय क्या बता सकते हो आप कैसे तोड़ोगे उस रिश्ते को? लेकिन आप इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आपको जानते हैं ये देश में अगर आप इस सनातन की शक्ति को शक्तिहीन कर दें तो उसके बाद इसको तोड़ने में बहुत टुकड़े नहीं लगेंगे। जिन लोगों को उम्मा, आधा, पाधा, ये जितने भी अद्धे और इकट्ठे हो जाते हैं, इन सबको ये देखने की जरूरत है कि 57 हिस्सों में बटे हुए देश हैं। वो जो भाषण देने वाले लोग हैं वो इराक में ही 25 हिस्सों में बटे हुए देश हैं। इनको ऑटोमन साम्राज्य के दौरान टूटे हुए टुकड़ों को निर्मित किया गया और ये लोग आज तक हैं। आज तक इसके बावजूद एक उम्मा की बात करने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक दूसरे के साथ सैनिक नहीं उतरते थे। जब पहले दिन ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया था तो याद करना चाहिए एक ही दिन में 5000 के साथ रेप हुए थे। ये सब उम्मा नहीं किए थे। अभी सोमालिया, नाइजीरिया, ये सब वही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक राष्ट्र की अद्भुत शक्ति जीवन शक्ति होती है और हमारे राष्ट्र की जो जीवनी है वो सनातन है।
तो ये लोग जब ये विरोध करते हैं तो उस सनातन के रिसर्जेंस का विरोध करते हैं, उन लोगों की अपनी आत्मा के साथ होने वाले साक्षात्कार से विरोध करते हैं। जब हम तमिलनाडु की राजनीति की चर्चा करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि दीपाथून का न जलने देना, जबकि हाई कोर्ट सिंगल बेंच हाई कोर्ट की, फिर डबल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद तमाम सबके बावजूद अगर स्टालिन उस दीप को जलने नहीं दे रहा तो स्टालिन अपने नाम के अनुरूप कार्य कर रहा है, जिसने 20 लाख रशियंस को टुकड़ों में कर दिया, जब साइबेरिया में भेज के 30 लाख लोगों के कत्ल किए, जिसने हंसने पे प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी सभाओं में अगर कोई आदमी हल्का सा दिख जाता था सोते हुए या उसकी बात नहीं सुन रहा या उसको लगता था ये चुप जाता था, उस दिन शाम के बाद वो परिवार सहित गायब हो जाता था। तो सेम नाम यथा नाम यथा गुण हम लोग तो कहते रहे ना, तो उस तरह से है, उसमें बिल्कुल क्या है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक तरफ और जिस तरीके से जुडिशरी में एक पैटर्न का बदलना दिखाई दे रहा है, एक तरफ हमने अभी हाल में ही एक सीजीआई के रहते हुए ये भी सुना कि जाओ अपने भगवान से कह दो कि अपनी मूर्ति बनवा लें, अपना मंदिर बनवा लें। एक तरफ ये देखा, लेकिन दूसरी तरफ यही दीप जलाने को लेके जिस तरीके से जुडिशरी से फैसले आ रहे हैं, मैं विशेष रूप से जस्टिस जो लेडी जस्टिस हैं श्रीमती, मैं उनका जिक्र करूंगा। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब सिस्टम के सोचने में भी एक बदलाव आ रहा है? और इतना एग्रेशन अगर स्टालिन जैसे लोगों का निकल के आता है, सनातन विरोध, हिंदू विरोध, तो इसका मतलब है जमीन पर कहीं ना कहीं वो पानी दिख रहा है कि यार ये तो संगठित हो रहा है, इनकी चेतना जाग रही है। देखिए, जस्टिस एस श्रीमती हो, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन हो, उनका फैसला अब था। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने तो अभी कल ही कहा है, उन्होंने तो कहा है कि मैं 5 साल 4.5 साल और मेरे कार्यकाल के बचे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सेवा में रहूंगा, चूंकि उनके खिलाफ महाभियोग एक डर पैदा करने की। उसके बाद आपने कोई एक्शन नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, इसमें देखेंगे क्या होता है। चूंकि उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो ला सकते हैं, सिर्फ परेशान कर सकते हैं, पास तो हो नहीं सकता, वो किसी कीमत पे नहीं हुआ, तो इसीलिए वो कुछ नहीं। दरअसल जब तक की फैसला भी नहीं हुआ तब भी उन्होंने जो HRNC जो डिपार्टमेंट है उनका, जो धर्मार्थ उसके लिए है, जो धर्म के उसमें है, आप सोचिए वो हिंदू धर्म को विनिष्ट करना चाहते हैं, उसको वो खत्म भी करना चाहते हैं, उसको कोड भी मानते हैं, उसको वो भी मानते हैं कि कोरोना जैसा वायरस और बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या वो मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो HRNC डिपार्टमेंट संभाल ले। भाई ये स्थितियां आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कभी सोची नहीं गई थी ना अवनीश जी की ऐसा होगा। मान लीजिए अगर एक ऐसी सरकार आ जाती है जो हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहती है, जैसे केरल में, तो उसके मिनिस्टर्स को आप हिंदू धर्म का डिपार्टमेंट कैसे दे सकते हैं? दैट शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट। भाई ये कभी सोचा नहीं गया ना, आपके देश में सोचा नहीं गया, क्योंकि हमेशा ये माना अरे गया। सर उत्तर प्रदेश में समाजवादी और अखिलेश यादव की सरकार रहते आजम खान को मिनिस्टर बनाया जाता है इंचार्ज कुंभ का, तो ये भी तो हमने देखा है। आप उसमें ये तो चलिए मान लीजिए, आप देखिए कि वहां जहां उसको जाने पर भी नहीं होना चाहिए, जहां मैं तो ये मानता हूं कि नहीं, आप मत जाइए भाई। देखो, दरअसल हाथ को हाथ होता है। अगर आपको लगता है कि किसी भी काफिर के जाने से मक्का मस्जिद या आसपास काबा या उन इलाकों में कोई बहुत वो नहीं होगा या खत्म नहीं होगा, तो फिर आपको जाने का हक है कहीं भी। लेकिन अगर वहां आपके पास, यहाँ इस देश में जो भी आदमी ये कहता है कि नहीं वहां नहीं जा पाएगा, उस आदमी को तो वैसे ही लात मार के बाहर निकालना चाहिए। लात मार के, मैं वैसे कह रहा हूँ, बहुत ही घटिया शब्द है, एक जर्नलिज्म में ये नहीं हो सकता, लेकिन उसको निकालना चाहिए। कोई मतलब नहीं भाई, तुम दफा हो जाइए यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। 47 में आपके लिए जमीन दी जा चुकी है, आप ले चुके हो। तो ये दरअसल चूंकि उस देश में कभी ये सोचा ही नहीं गया, मैंने क्या कहा आपको, ये संविधान में सोचा नहीं गया था, क्योंकि संविधान सभा में बैठे हुए लोगों का इस देश की आत्मा से भी उतना ही रिश्ता था जितना अंग्रेजों का था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग वहीं से पढ़ के वहीं से समझ के आए। वो ये समझ ही नहीं रहे थे कि जिन लोगों ने तुमको अभी मारा है, जिन लोगों ने अभी तुम्हारे से टुकड़ा तोड़ा है, मतलब ऐसे कितने मासूम बच्चे थे कि दिख रहा है इस गड्ढे में रोज बच्चे गिर के मर रहे हैं और उस गड्ढे को मंदिर माने जा रहे हो, ये आपको दिख रहा है। तो इसीलिए वो सारा समय समस्याएं थी, लेकिन अब वो इतनी बढ़ गई हैं अमरीश बाबू कि उनको बहुत ज्यादा किया नहीं जाता। लेकिन मैंने क्या कहा है कि आप जब निरंतर देखते हैं, जरा सा भी आपके अंदर कोई समय है, रेशनलिटी है, तो आप उनको सोचते हैं।
न्यायपालिका में जो 1947 से 48 से सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ एक कंटिन्यूटी है। आप अवनीश जी उन तमाम जजों को देखेंगे जिनके परिवार वाले जज थे, जिनके माँ बाप जज थे, बाप या माँ या बाप या चाचा, जिन्होंने भी, जैसे मैं एक बार मुझे एक मैं नाम नहीं लूंगा, सीबीआई के डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो किसी ने मुझे बताया बाबू साहब ने, और कहा कि साहब वो बहुत बड़े खानदानी आदमी। हमने कहा साहब कैसे खानदानी हुए? कहने साहब इनके बाप पहले आईसीएस या कुछ वो थे अंग्रेजों के समय में। तो मेरे मुंह से निकल गया कि तो हरामखोरी खानदान से। तो वो जो है बड़ा एकदम नाराज हो गए, क्योंकि वो हमको ऐसे ही समझ के बैठे थे कि ये भी बाबू साहब होंगे तो बहुत खुश होंगे। तो मैंने कहा कि जिस आदमी ने अंग्रेजों की इस पूरी तरह, हम उस पर शाहिर का शेर भी है, हम उसके अजदाद, हमारे अजदादों ने तमाम उम्र एक वो की है, गुलामी की है, वो लिखता है अंग्रेजों की उसकी की है, तो ये लोग वो है। तो आप उसी तरह का वो माइंडसेट आपको अदालतों में दिख रहा था, आप देख रहे थे मैं कि वहां जो है एक मंत्री की कंटिन्यूटी, मंत्री है, उसके पिता वो राज्यपाल भी रह लिए, तमाम चीजें रह लिए, इसके बावजूद वो दलित गरीब है बेचारा बहुत ही, वो उसके बाद है, और वो बौद्ध है, इसके बावजूद वो हिंदू पे टिप्पणी कर देगा। उसको तो और सजग सहज और वो होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसकी किसी भी टिप्पणी को कैसे लिया जाएगा। बिल्कुल, ये अदालतें उसी तरह काम कर रही थी। बात यह है कि वो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि वो अंग्रेजी के समय आपको कोई डिवीजन, आप इस देश के, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाइए यूपी में ही चले जाइए, आज ही चले जाइए गोरखपुर, क्योंकि मुझे लगता है गोरखपुर भी 1947 से पहले का जिला है, जहां तक मुझे लगता है। गोरखपुर भी बहुत पुराना जिला है, शायद 1900 का ही जिला होगा। तो आप जाइए और जाके देखिएगा। मैं आपसे, अगर वहां बोर्ड लगे हुए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, और आप मुझे फोन करके बताइए, और दर्शकों को भी बताइए, हो सकता है मैं सुधरूं या आपको नई चीज पता चले। आप देखेंगे कि जो अधिकारी 46 में होंगे ना, 47 में, 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, वही कंटिन्यू होंगे। उसमें कोई एक लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, विभाजक लाइन उस बोर्ड पर, जो ये बताती हो कि हम 14 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 तक देयर वाज ए ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, एक झूठ नाम का भाषण जो, जिसको पूरी दुनिया के बेहतरीन भाषणों में दिया जाता है और लिखा जाता है कि साहब वो अद्भुत है। उस भाषण को उस देश के लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी जानें दी, जिन लोगों के परिवार फांसी पे फंदा चूम के वंदे मातरम गाते हुए गए, मैं इस बात को यही चैलेंज करता हूं फिर कि 99.99 परिवारों को उसका एक शब्द समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे किस भाषा में बोल रहा है ये आदमी। तो जिस आदमी ने, जब 15 अगस्त को आप जो कह रहे हैं कि अदालतें कैसे बदलेंगी, तो मैं आपको सिर्फ उसका बता रहा हूं, मैं इधर उधर बहक नहीं रहा हूं, बहुत सारे दर्शकों को लगेगा, मैं उन कॉन्टेक्स्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जाइए और देखिए कि किस तरह से उन बोर्डों पे, अदालतों में, एसएसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में जाइए और देखिए, बताइए कि वो बता सकते हैं कि देश किस दिन आजाद हुआ उस बोर्ड को देख के? नहीं बता सकते। तो ये कंटिन्यूटी वही रही ना। तो अदालतों में आज भी वही है, और उसमें अब चूंकि हाई कोर्ट्स में क्या हुआ है, मैं ये मानता हूं कि हाई कोर्ट्स में ये प्रक्रिया दिखने लगी। ये मेरे चैनल्स पे, मैं चूंकि कोर्ट पे बहुत करता भी हूं, आपको दिखाई देगा। ये बात मैं बोलने लगा हूं बहुत दिन से कि हाई कोर्ट्स में चूंकि आम परिवारों से लोग जाने लगे, बिल्कुल। तो जो आसपास आपके अवनीश जी जो हो रहा है, आपको उसका मालूम होगा। उस आदमी को जो आपके बराबर में डीएम का परिवार का बच्चा रहता है, जो सुबह से गाड़ी के सीधा उसमें जाना है, वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, और मैंने भी इस बात को लगातार कहा है कि अब खिड़कियां खुल रही हैं, और खिड़कियां तभी खुलती हैं जब खुली हवा में सांस लेने वाले परिवेश से लोग उस सिस्टम में पहुंचते हैं जो अब तक बंद था किसी भी आम भारतीय के लिए या भारतीय संस्कृति के लिए, समाज के लिए। दर्शकों, तमिलनाडु की राजनीति पर बहुत कम बात होती है, लेकिन ये छोटे छोटे डेवलपमेंट हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से ऐतिहासिक रूप से हिंदी का विरोध करते करते हिंदू का विरोध फिर सनातन के नाश तक आती है। लेकिन जब अग्रेशन इतना बढ़ जाए तो इसका मतलब ये भी है कि वहां के हिंदू अब अपनी अस्मिता के लिए मुखर हो रहे हैं। दीप जलाने की बात हो रही है, और इस पूरे दीप जलाने और न जलाने के एपिसोड को तमिलनाडु का अयोध्या मूवमेंट कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एग्रेशन और बढ़ाएगा, और तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी राजनीति कितना आगे बढ़ेगी ये तो समय ही बताएगा। पुण्य सर, आपने इतने ऑफबीट
सब्जेक्ट पे हमें समय दिया, और दर्शकों को भी हम चाहते हैं कि नए-नए सब्जेक्ट, ये रोज नॉर्थ इंडिया की राजनीति, यहाँ ये होगा, वो सब चल रहा है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे अछूते राजनैतिक विषयों पर भी बात करें, उन क्षेत्रों, उन राज्यों पर बात करें, उन पार्टियों पर बात करें, उनके चाल-चलन और चरित्र पर बात करें, जिस पर बेहद कम बात होती है। सर, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमनीश और पुंडीर साहब दोनों को आज्ञा देने से पहले, सब्सक्राइब आपने किया है चैनल, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। तो हम दोनों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।